गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 12 की ऑनलाइन हिंदी की कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपका जो गद्य खंड है वो हमने स्टार्ट किया है और गद्य खंड में 3 चैप्टर जो है वो अपन पढ़ चुके हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है आपका महादेवी वर्मा का, और दूसरा जो चैप्टर था वो था आपके जिनेंद्र कुमार का, और तीसरा जो चैप्टर अपन ने पढ़ा था जो था धर्मवीर भारती का। ये 3 चैप्टर जो हैं वो अपन पढ़ चुके हैं। अब जो है आगे का फोर्थ जो चैप्टर है आपका फणीश्वर नाथ रेणु, इसका जीवन परिचय जो है और इनके द्वारा रचित जो रचना है उसका अध्ययन अपन करेंगे। इसी के साथ जो है पहले मैं आपको कहना चाहूंगी कि 22 तारीख को 22/7/2021 को आपका हिंदी का टेस्ट होगा, जिसमें आपको पाठ संख्या 1 और 2 यानी महादेवी वर्मा और जिनेंद्र कुमार जो है आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, जिसमें आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और इसी के साथ आपके जो लघुत्रात्मक और आपके निबंधात्मक जो प्रश्न हैं वो भी आपके इसमें 5 क्वेश्चन जो है वो शामिल किए जाएंगे। 10 क्वेश्चन ये होंगे, 5 क्वेश्चन ये होंगे, और इस तरीके से 10 नंबर का ये होगा और 20 नंबर में आपके ये होंगे, जिसमें टोटल 30 नंबर का टेस्ट जो है आपका लिया जाएगा। इसमें आपके लघुत्रात्मक और निबंधात्मक कोई से भी क्वेश्चन जो है वो आपको दिए जा सकते हैं, जो आपको रिटर्न में लिख करके यहाँ जमा करवाने होंगे, और वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जो है वो आपको टिक करने होंगे। तो ये है आपके टेस्ट का सिलेबस। आपको टेस्ट की तैयारी अच्छे से करनी है। ये आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट है, जिसमें आप अच्छे से तैयारी करके अपना टेस्ट दें। और अगर कुछ चैप्टर से कोई भी दिक्कत आपको अगर आ रही है तो आप जो हैं मुझसे पूछ सकते हैं कि भाई आपने कौन से चैप्टर में क्या पढ़ा है, किस प्रश्न का क्या उत्तर है, या कोई शब्दार्थ है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे फोन कर लें और पूछ लें। स्कूल टाइमिंग में मैं 3 बजे तक यही हूँ। आप मुझे पूछें कि भाई मेरे को इन चीज़ों में दिक्कत आ रही है, या आप स्कूल आए और स्कूल आकर के पूछे। और आज मैंने आप लोगों से नोटबुक मंगवाई है, अपनी अपनी नोटबुक जो है स्कूल में लेकर के आने कंपल्सरी है। तो आप जो है 10 से 12 के बीच में जो है अपनी हिंदी की नोटबुक यहाँ लेकर के आए, चेक करवाएं, स्टैम्प लगवाएं, उसके बाद यहाँ से लेकर के जाएं। अब जो है फणीश्वर नाथ रेणु जो है इनका जीवन परिचय जो है वो अपन देखेंगे कि इनका जो जन्म है वो 4 मार्च तक 1921 में। कब हुआ है? 1921। साथ ही इनकी डेट भी दी हुई है 4 मार्च 1921 में ओराही हिंगना जिला पूर्णिया अब है अररिया में, और ये पड़ता है आपके बिहार में। प्रमुख रचनाएं हैं मेला आंचल, पट्टी परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, ये इनके उपन्यास हैं। ठुमरी, अग्निघोर, आदिम, रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप, ये है इनके कहानी संग्रह। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया है कि इनके सबके जो अलग अलग जो है रचनाएं वो आप लिखें। ठुमरी, अग्निघोर, आदिम, रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप, ये है आपके कहानी संग्रह। ऋण जल धन जल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत, पूर्व, ये है आपके संस्मरण, गद्य की शैली में लिखे गए। नेपाली क्रांति कथा, ये है इनका रिपोर्टाज, तथा रेणु रचनावली 5 खंडों में समग्र। तो रेणु रचनावली जो है इसके 5 खंड है समग्र। अब इनका जो निधन है वो 11 अप्रैल सन 1977, 11 अप्रैल 1977 में इनकी मृत्यु हुई है, और वो भी कहाँ पर हुई है? पटना में हुई है। कुछ ऐसे चरित्र होते हैं जो प्राण प्रतिष्ठा पाते ही
अपने सृजनहार के बंधे बंधाए नियम कानून नीति अथवा फॉर्मूले को तोड़कर बाहर निकल आते हैं और अपने जीवन को अपने मन के मुताबिक गढ़ने लगते हैं यानी बनाने लगते हैं। तो इस प्रकार से ये कह रहे हैं कि हमारे सामने कुछ चरित्र यानी कुछ व्यक्तित्व जो हैं ऐसे होते हैं जो प्राण प्रतिष्ठा पाते हैं, यानी जैसे ही उनको जीवन मिलता है वे अपने सृजनहार यानी उनका जो पालन पोषण करने वाले हैं कि बंधे बंधाए नियम कानून यानी जो नियम कानून परमानेंट जो बने हुए उन नियमों कानूनों नीतियों फॉर्मूलों को तोड़कर बाहर निकल आते हैं, यानी उन सबसे ऊपर उठ जाते हैं और अपने जीवन को अपने मन के मुताबिक जीते हैं, यानी अपनी इच्छा के अनुसार जो वो अपना कार्य करते हैं। हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यास के रूप में प्रतिष्ठित कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु का जीवन उतार चढ़ाव एवं संघर्षों से भरा हुआ था। तो हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार, कैसे उपन्यासकार के लिए आंचलिक किसको कहते हैं? आंचलिक उसे कहते हैं जो अपने क्षेत्र विशेष के शब्दों को काम में लेते हैं और उसी के माध्यम से रचनाएं करते हैं। तो क्षेत्र विशेष जैसे कि अपने यहाँ अपन झुंझुनू के हैं, झुंझुनू में शेखावाटी बोली जाती है। अब शेखावाटी जैसे बोली जाती है तो उसमें आने वाले जो शब्द हैं वो अपने आप ही या अपन जानबूझ करके अपने साहित्य में उनको प्रयोग करते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ जो फणीश्वर नाथ रेणु है इन्होंने अपनी भाषा के शब्दों को, जो उनकी मातृभाषा थी, आंचलिक भाषा थी, उस भाषा के शब्दों को अपनी रचना में काम में लिया है, इसलिए इन्हें आंचलिक उपन्यासकार के रूप में जाना गया है। और इनका जो जीवन था उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत सारे संघर्ष जो वो इन्हें करने पड़े थे। साहित्य के अलावा विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक आंदोलनों में भी उन्होंने सक्रिय भागीदारी की। उनकी यह भागीदारी एक ओर देश के निर्माण में सक्रिय रही तो दूसरी ओर रचनात्मक साहित्य को नया तेवर देने में सहायक रही। तो उनकी ये जो भागीदारी थी वो देश के निर्माण में भी थी और रचनात्मक साहित्य के लिए भी थी। सन 1954 में उनका बहुचर्चित आंचलिक उपन्यास मैला आंचल प्रकाशित हुआ। कब हुआ? सन 1954 में। और बहुचर्चित आंचलिक उपन्यास मैला आंचल इनका प्रकाशित हुआ जिसने हिंदी उपन्यास को एक नई दिशा दी। यानी इन्होंने जो है इस बात की शुरुआत की थी कि हम जो है अपनी रचनाओं में आंचलिक भाषा जो है उसका प्रयोग करें। हिंदी जगत में आंचलिक उपन्यासों पर विमर्श मैला आंचल से ही प्रारंभ हुआ। आंचलिकता की अवधारणा ने कथा साहित्य में गांव की भाषा, संस्कृति और वहाँ के लोक जीवन को केंद्र में ला खड़ा किया। यानी जब हम आंचलिक भाषा को अपनाएंगे तो वहाँ का जो जनजीवन है, वहाँ के जो लोग हैं, उन सब के जीवन को उन्होंने लोगों के सामने केंद्र में ला करके खड़ा कर दिया। यानी उन सब का जो जीवन है वो लोगों के सामने साहित्य के माध्यम से आया। लोकगीत, लोकोक्ति, लोक संस्कृति, लोक भाषा एवं लोक नायक की इस अवधारणा ने भारी भरकम चीज एवं नायक की जगह अचल को ही नायक बना डाला। तो ये लोकगीत है, लोकोक्ति है, लोक संस्कृति है, लोक भाषा है एवं लोक नायक, इस अवधारणा ने भारी भरकम चीज एक नायक की जगह, यानी पहले क्या होता था, इनमें से एक नायक आता था, विशेष व्यक्ति आता था, लेकिन यहाँ उन्होंने अपने अचल को, अपने गांव को ही, अपने क्षेत्र को ही क्या बना दिया है, नायक बना दिया है। उनकी रचनाओं में अचल कच्चे और अनघड़ रूप में ही आता है, इसलिए उनका यह अचल एक तरफ सस्य श्यामल है तो दूसरी तरफ धूल भरा और मैला भी है। सस्य श्यामल किसको कहेंगे, यानी श्याम वर्ण का, सस्य श्यामल यानी थोड़ा धुंधला, थोड़ा हल्का, इस तरीके से, और धूल भरा और मैला भी है, यानी कुछ उसमें मिट्टी, यानी कुछ कमियां जो है वो भी उस पर है। स्वतंत्रता उत्तर भारत में जब स्वतंत्रता के बाद
भारत में जब सारा विकास शहर केंद्रित होता जा रहा था, ऐसे में रेणु ने अपनी रचनाओं में अचल की समस्याओं की ओर भी लोगों का ध्यान खींचा है। यानी अपने यहाँ के जो गांव के क्षेत्र थे, उनकी समस्याओं की ओर लोगों का ध्यान खींचा है। स्वतंत्रता के बाद जो है शहरों का जो विकास है उसकी ओर तो ध्यान दिया जा रहा था, लेकिन जो गांव थे, क्षेत्र विशेष थे, उनकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा था। इसलिए ये जो ध्यान है रचनाओं के माध्यम से फणीश्वरनाथ रेणु ने दिलाया। उनकी रचनाएं इस अवधारणा को भी पुष्ट करती है कि भाषा की सार्थकता बोली के साहचर्य में ही है। यानी भाषा की सार्थकता किसमें है? बोली के साहचर्य, यानी बोली के आपसी संबंध में ही है। ये है आपके फणीश्वरनाथ रेणु का जीवन परिचय, जो कि आपको तैयार करना है। अब है इनके द्वारा जो रचना दी गई है उस रचना का परिचय, अर्थात पाठ परिचय। फणीश्वरनाथ रेणु की प्रतिनिधि कहानियों में पहलवान की ढोलक भी शामिल है। अब देखो, सबसे पहले गद्य की किस शैली में रचना लिखी गई है? कहानी शैली में लिखी गई है। और उस कहानी का नाम क्या है? पहलवान की ढोलक। और इसके रचयिता कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु। तो इस एक लाइन के माध्यम से आप 3 चीजों को याद रख सकते हो। यह कहानी कथाकार रेणु की सम्मत विशेषताओं को एक साथ अभिव्यक्त करती है। रेणु की लेखनी में अपने गांव, अचल एवं संस्कृति को सजीव करने की अद्भुत क्षमता है। यानी उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से, लेखन कार्य के माध्यम से अचल यानी अपने क्षेत्र की, अपनी संस्कृति को क्या कर डाला? उन्होंने सजीव कर डाला है, उसमें जान डाल दी। ऐसा लगता है मानो हर एक पात्र वास्तविक जीवन ही जी रहा हो। यानी ऐसा नहीं लगता कि हम उसको पढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है कि वास्तव में हम चीजों को देख रहे हैं। पात्रों एवं परिवेश का इतना सच्चा चित्रण अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा जो चित्रण है पात्रों का और परिवेश यानी वातावरण का, अन्य किसी भी जगह देख पाना दुर्लभ है। दुर्लभ यानी कठिन है। रेणु वैसे गिने चुने कथाकारों में से एक है जिन्होंने गद्य में भी संगीत पैदा कर दिया है। यानी कहा जाता है ना कि पद्य में ही गाया जा सकता है, लेकिन यहाँ इन्होंने गद्य के माध्यम से ऐसा लगता है जैसे कि इन्होंने उसमें संगीत की उत्पत्ति की। अन्यथा ढोलक की उठती गिरती आवाज और पहलवान के क्रियाकलापों का ऐसा सामंजस्य दुर्लभ है। वरना अब यहाँ जो है पहलवान जो है उसके पास क्या है? ढोलक है, बजाने का एक वाद्य यंत्र है, और उस पर जो आवाजें थाप लगाई जाती है, उसकी जो आवाजें होती हैं उससे निकलने वाली, उनका अलग अलग अर्थ होता है। तो उनके जो क्रियाकलाप है, उनका जो सामंजस्य है वो इसमें दिखाई देता है। इन विशेषताओं के साथ रेणु की यह कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। तो क्या कहना चाह रहे हैं? इन विशेषताओं के साथ रेणु की यह कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ, यानी व्यवस्था तो बदली है, लोक कला यानी समाज में जो कलाएं विख्यात हैं, इसके कलाकार के अप्रासंगिक यानी उसका महत्व कम हो जाने की कहानी है। राजा साहब की जगह नए राजकुमार का आकर जम जाना, यानी पहले जो राजा साहब थे उनकी जगह नया राजकुमार आया। सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं, यानी सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन ही नहीं हुआ, बल्कि जमीनी पुरानी व्यवस्था के पूरी तरह उलट जाने, यानी पहले जो व्यवस्था थी, जो रिवाज थे, जो कार्य किए जाते थे, उन्हें एकदम से बदल देना। उस पर सभ्यता के नाम पर, सभ्यता यानी ये जो सभ्यता वो कैसी प्राचीन बता दी गई और नई सभ्यता को लाया गया। सभ्यता के नाम पर एकदम नई व्यवस्था के आरोपित हो जाने का प्रतीक है। यह भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या है। यानी भारत क्या है, इसे प्राचीन बताया गया है, इंडिया जो इसे नया बताया गया। तो यहाँ इस पाठ में भारत पर इंडिया के छा जाने से अर्थ है कि पहलवान जो है वो ढोलक बजाने का कार्य करता था, और जब राजा की मृत्यु हो गई, उसकी जगह नया राजकुमार आया, तो उसने कहा कि नहीं, इस ढोलक की अब जरूरत नहीं है, इन पहलवानों की जरूरत यहाँ नहीं है, बल्कि नई जो चीजें हैं वो वहाँ पर लेकर के आया। जो लुट्टन पहलवान
पहलवान को लोक कलाकार के इस आसन से उठाकर पेट भरने के लिए हाथ तोबा करने वाली निर्हिता की भूमि पर पटक देती है। तो ये जो पहलवान है उसका नाम है लुट्टन। और ये जो लुट्टन पहलवान है ये लोक कलाकार था, ढोलक बजाने वाला। आसन से उठाकर, पहले क्या था, एक पद पर बैठा था, उच्च पद उसे मिला हुआ था। और जब नया राजकुमार आया तो उसने क्या किया, उस पहलवान को वहां से हटा दिया। अब उसके जो पेट पालने का जो साधन था, उसकी जो इनकम थी वो वहीं से उसे मिलती थी, वो बंद हो गई। और बंद होने के बाद क्या हुआ, अब उसे गांव में रहना पड़ा, और जहाँ उसके खाने पानी की जो व्यवस्था है वो भी नहीं हो पा रही थी। अभी उसका जो दिन का खर्चा है वो भी नहीं निकल पा रहा था, और उसका जो जीवन है वो मुश्किलों से भरा हुआ हो गया। ऐसी स्थिति में गांव की गरीबी पहलवानी जैसे शौक को क्या पालती, यानी व्यक्ति जब गरीब होगा, खाने पीने के लिए उसको नहीं मिलेगा, तो वो पहलवानी कहाँ से करेगा। पहलवानी तो तभी करेगा जब वो हष्ट पुष्ट होगा, खाएगा पिएगा अच्छे से। अब गरीबी के कारण उसका जो खाना पीना है वही अच्छे से नहीं हो पा रहा, तो ये पहलवानी तो कर ही कहाँ पाएगा, कहाँ इस शौक को पाल पाएगा। यानी व्यक्ति जो सबसे पहले क्या करता है, अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए कार्य करता है, उसके बाद जो है अन्य कार्य करता है। तो यहाँ पहलवान जो है, जब उसका खाना पीना ही अच्छे से नहीं हो पा रहा है तो वो पहलवानी तो कर ही नहीं पाएगा। फिर भी पहलवान जीवट बोल के बोल में अपने आप को न सिर्फ जिलाए रखता है, बल्कि भूख व महामारी से दम तोड़ रहे गांव को मौत से लड़ने की ताकत भी देता रहता है। अब स्थिति कैसी है कि गांव में गरीबी की स्थिति है, पहलवानी जैसे शौक को क्या पालती, फिर भी पहलवान ने जीवट ढोल, यानी अपने ढोल को क्या बताया, जीवन देने वाली बताया, न सिर्फ जिल्लाए रखता है यानी बजाता है, बल्कि भूख व महामारी, यानी गांव में क्या फैली हुई है, भूख और महामारी फैली हुई है। और भूख और महामारी के कारण जो है लोग अपना अपना उनका जो जीवन है वो समाप्त हो रहा है, यानी जिंदगी जो है उनकी दम तोड़ रही है। ऐसी स्थिति में उन्हें जीवन से लड़ने की जो ताकत है वो पहलवान जो है अपनी ढोलक को बजा करके उनमें एक नई शक्ति का संचार करता है। कहानी के अंत में भूख महामारी की शक्ल में आए मौत के षड्यंत्र जब अजय लुट्टन की भरी पूरी पहलवानी को फटे ढोल की पोल में बदल देते हैं, तो इस करुणा त्रासदी में लुट्टन हमारे सामने कई सवाल छोड़ जाता है। तो गांव में महामारी फैली हुई है, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। अब ऐसी स्थिति में जो अजय लुट्टन था, यानी सब पर विजय प्राप्त करने वाला जो लुट्टन था, उसकी भरी पूरी पहलवानी को फटे ढोल यानी अब वो उस कार्य को नहीं कर पा रहा है, फटे ढोल को पोल में बदल देता है। तो इस करुणा त्रासदी, यानी ये क्या थी, करुणा त्रासदी थी, भावुकता से भरी हुई, कि जहाँ लोग भूख की प्यास के कारण मर रहे हैं बिना अनाज के पानी के। हमारे सामने कई सवाल खड़े हो जाते हैं कि एक पहलवान जो कि इतना ताकतवर था, इतना अच्छा था, राजा के यहाँ रहता था, उच्च स्थान प्राप्त था, उसकी आज क्या स्थिति हो गई है और इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है। इस तरीके से ये चीज़ें जो हैं वो हमारे मन में कई सवाल जो प्रश्न जो है वो खड़े कर देते हैं। वह पोल पुरानी व्यवस्था की है या नई व्यवस्था है। अब ये जो व्यवस्था है ये पुरानी है कि नई है, क्या कला की प्रासंगिकता व्यवस्था की मुखापेक्षी है अथवा उसका कोई स्वतंत्र मूल्य भी है, यानी क्या कला दूसरों की प्रशंसा की ही मोहताज है या स्वतंत्र मूल्य भी उसके, स्वतंत्र अधिकार भी उसके हैं। मनुष्यता की साधना और जीवन सौंदर्य के लिए लोक कलाओं को प्रासंगिक बनाए रखने हेतु हमारी क्या भूमिका हो सकती है। तो हम मनुष्यता की साधना और जीवन सौंदर्य के लिए लोक कलाओं को प्रासंगिक यानी हमेशा जिंदा बनाए रखने के लिए हमारी इसमें क्या भूमिका हो सकती है। निश्चय ही ये पाठ हमारे मन में कई ऐसे प्रश्न छोड़ जाता है। तो अपन देखते हैं कि हमारी जो प्राचीन संस्कृति है और उससे जुड़ी हुई बहुत सारी लोक कलाएं हैं, जैसे कठपुतली का खेल दिखाना था, या ढोल बजाना है, या
चंग बजाना है, बांसुरी बजाना है। तो बहुत सारी ऐसी अपनी प्राचीन जो लोक कलाएं हैं जो धीरे धीरे आज क्या है इस युग में लुप्त होती जा रही है। लोगों का रुझान इनकी तरफ कम है, क्यों? क्योंकि इन्हें अपना जो स्थान है वो समाज में नहीं मिल पा रहा है। तो इनके प्रति हमारी युवा वर्ग की क्या जिम्मेदारी है, इसके बारे में हमें सोचना होगा। और ये जो बातें हैं वो हमारे मन में जरूर प्रश्न लेकर के आएगी कि हमें इनके प्रति क्या कर्तव्य निभाने चाहिए इन्हें बचाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। तो ये है आपके पाठ परिचय, जिसमें जो है आपका दिया हुआ है पहलवान की ढोलक। पहलवान का नाम इसमें लुटन बताया गया है, राजा के यहाँ जो कार्य करता है, और नए राजकुमार के आने पर उससे वो पद छीन लिया जाता है। पहलवान की ढोलक गद्य की कहानी शैली में लिखी गई है। तो जाड़े का दिन था, जाड़े यानी सर्दी का दिन था, अमावस्या की रात थी, ठंडी और काली। रात कैसी थी? ठंडी थी और काली भी थी। यानी अमावस्या है तो चंद्रमा दिखाई नहीं देगा, चंद्रमा दिखाई नहीं देगा तो रोशनी नहीं होगी। मलेरिया और हैजे से गांव में रोग फैला है, मलेरिया और हैजा से पीड़ित गांव भरियात शिशु यानी छोटे शिशु की तरह थर थर, भरियात यानी जो जैसे छोटा बच्चा होता है वो डर जाता है, तो भरियात का अर्थ होता है डरना। तो छोटे शिशु की तरह थर थर कांप रहा था, यानी इस महामारी के डर से वहाँ के जो लोग हैं वो कांप रहे थे, डर रहे थे। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य। तो जो झोपड़ियाँ वो कैसी है? पुरानी है, उजड़ी भी है, यानी कईयों में कई नहीं रह रही, बांस और फूस की बनी हुई है, और उनमें अंधकार और सन्नाटा, सन्नाटा यानी बिल्कुल शांत चुपचाप, समेत साम्राज्य यानी राज्य फैला हुआ यानी छाया हुआ है। अंधेरा और निस्तब्धता, अंधेरा यानी अंधकार, निस्तब्धता यानी बिल्कुल सूनापन, शांत। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। ऐसा लगता है जैसे कि अंधेरी जो रात है वो चुपचाप आंसू बहा रही है। आंसू बहाने से यह अर्थ है कि वहाँ के जो लोग हैं वो महामारी की चपेट में आकर के बहुत दुखी हैं। निस्तब्धता करुण शिष्य की ओर आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। यानी शांत वातावरण था और लोग जो है वो दुखी थे, तो उनकी जो सिसकियाँ थी, आवाज़ें थी, आहें थी, वो उसे अपने मन में ही दबा करके रखना चाहते हैं, बाहर नहीं फूटना चाहते, क्योंकि रात का समय था। आकाश में तारे चमक रहे थे, पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं। यानी आकाश में तारे चमक रहे हैं और पृथ्वी पर दूर दूर तक कहीं भी आकाश में रोशनी नहीं थी। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता है तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती है। यानी अगर कोई व्यक्ति वहां से उठना भी चाहे तब भी क्या था, उनकी जो शक्ति थी, जो उनके अंदर जो जोश था, वो रास्ते में ही समाप्त हो जाता। अन्य तारे उनकी भावुकता और असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। तो जिस प्रकार से आकाश का दृश्य है कि बहुत सारे तारे हैं, उनमें से कोई एक तारा टूट करके जाता है, उसी के समान वहाँ के लोगों के जीवन के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से वो एक दूसरे से भावनाओं से जुड़े हुए हैं, भावुक होते हैं, और असफलता जो है वो उन पर खिलखिलाकर हंस पड़ती है, अर्थात एक के बाद एक की मृत्यु हो जाती है। रात्रि अब खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। सियारों का क्रंदन, सियारों यानी जो शियार होते हैं उनका क्रंदन, रोना, पेचक की डरावनी आवाज, उनकी आवाजें कभी कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती थी। आप देखते हो कि रात के समय जो है कई पक्षी वगैरह हैं या जानवर वगैरह है वो अलग अलग आवाजें निकालते हैं। तो यहाँ सियार और पेचक के बारे में बताया गया है। पेचक यानी एक उल्लू जैसा होता है, डरावना, जो कि आवाज निकालता है। गांव की झोपड़ियों से कराहने और के केरने की आवाज, हरे राम यानी व्यक्ति परेशान है रोग से तो उनके कराहने यानी पीड़ा व्यक्त करने की जो आवाजें हैं वो आती है। हे भगवान की टेर, टेर यानी पुकार अवश्य सुनाई पड़ती थी। बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों से माँ माँ पुकार हो पड़ते थे।
पर इससे रात्रि की निस्तब्धता में विशेष बाधा नहीं पड़ती थी। यानी वो पुकारते थे, बोलते थे, चिल्लाते थे, फिर भी रात्रि का जो सन्नाटा था, निस्तब्धता की सुनापन था, वो वैसे का वैसा बना हुआ था, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कुत्तों में परिस्थिति को ताड़ने की विशेष बुद्धि होती है। ये माना जाता है कि आने वाली जो स्थिति होती है उसके बारे में कुत्ते जो है वो पहले ही अवगत करा देते हैं। ताड़ने यानी बताने की बुद्धि होती है। वे दिन भर राख के घूमों पर, दिन भर राख, राख यानी आपकी जो चूल्हे की राख होती है उसके लिए घूरों पर यानी उसको पैरों से खोद करके गठरी की तरह सिकुड़ कर, यानी क्या होता है उसमें एकदम से सिमट करके मन मार कर पड़े रहते थे। यानी कुत्ते जो होते हैं वो क्या करते हैं, तो वहाँ महामारी फैली हुई है, बहुत सारे लोग मर जाते हैं, जिसके कारण उनकी जो राखें होती है वहाँ जा करके जो कुत्ते हैं वो एकदम ऐसे सिकुड़ करके अपने पैरों को मोड़ करके एकदम बैठ जाते हैं। संध्या या गंभीर रात्रि को सब मिलकर रोते। अब शाम का जो समय होता था लोग सोचते थे रात आए ही नहीं, और जब ये रात आती थी तो उस समय बहुत सारे जो लोग हैं मौत के मुंह में चले जाते थे बीमारी के कारण। तो सभी जो है बहुत बेचैन होते और रोते बिलखते रहते थे। अब ऐसी स्थिति में पहलवान की जो ढोलक है वो उन्हें सुनाई दिया करती थी, जो उनमें एक नए जीवन का संचार किया करती थी। तो ये है आपका चैप्टर पहलवान की ढोलक, जिसकी स्टार्टिंग मैंने आपको पढ़ाई है। आगे का जो चैप्टर है वो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से पहलवान जो है अपनी ढोलक के माध्यम से इन सब में एक नए जीवन का संचार करता है। अब जो है पाठ परिचय जो है वो आप अपनी हिंदी की नोटबुक में कर लेना, और आज मैंने आपको नोटबुक लाने के लिए कहा है, तो आप 10 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में अपनी हिंदी की नोटबुक लेकर के आए। आपने जितना भी काम किया है उतना लेकर के आए, चेक करवाएं, स्टैंप लगाए। और इसी के साथ मैंने आपको बता दिया है कि 2 चैप्टर आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट में दिए जा रहे हैं, जिसमें 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे पाठ संख्या 1 और 2 में से। वो आपके चैप्टर में से कहीं से भी हो सकते हैं, जीवन परिचय से भी हो सकते हैं और पाठ के बीच में से भी हो सकते हैं, जिनके आंसर आपको आने चाहिए। पूरे चैप्टर की रीडिंग अच्छे से करनी है। साथ ही आपके 5 क्वेश्चन होंगे 4-4 नंबर के, जिनमें आपको लघुत्रात्मक और निबंधात्मक प्रश्न जो है वो मिलेंगे, जिनके उत्तर पूरी तरह से समझ करके आपको देने होंगे। तो इस प्रकार से जो है आपके 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। 4th चैप्टर अपन ने स्टार्ट कर लिया है। आगे का जो है वो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।